नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं पी आर ढाका। आज अपन बात करेंगे नवंबर माह जो कंप्लीट करंट अफेयर, वो भी अपन कहाँ से तैयार करेंगे, सूजस से। क्योंकि यहाँ से चाहे आपके आरपीएससी हो, चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के बाद 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। इन पार्ट के अलावा आपको नवंबर माह में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले घटनाओं में है आपके राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट में GCC। और यहीं इसको अपन क्या करेंगे, याद करेंगे कि इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो राजस्थान की जो पहली जो पॉलिसी है वो GCC है। जी मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी और आपके सेंटर। देखो, इसका अनुमोदित जो विमोचन करा था वो भजनलाल आपके शर्मा ने करा था, की अध्यक्षता में इसका विमोचन हुआ था। सबसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके ये है कि इसका कौन सा आपके विभाग है। ठीक है, नोडल विभाग है उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, ध्यान रखना। PYQ बन सकता है ये 100% कि GCC पॉलिसी है, इसका आपके विभाग कौन सा है, उद्योग और वाणिज्य विभाग। ठीक है, हर का कोई भी पॉलिसी आती है उसका लक्ष्य होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, इसका लक्ष्य है कि 2030 में, ध्यान रखना, 2030 में प्रदेश में 200 से अधिक आपके क्या करना, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करना। कितने, 2030 तक, मोटा मोटी आप याद रखना 200 प्लस होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1.5 लाख रोजगार ये सर्जित करेगी। ये आपकी पॉलिसी कौन सी, GCC। भारत के 100 अरब डॉलर के GCC बाजार में अपना महत्वपूर्ण योगदान ये देगी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो GCC हब बनेंगे वो राजस्थान के कौन से ज़िले होंगे। तो अब मैप से ध्यान रखना, आपके यहाँ पे जयपुर, यहाँ उदयपुर, यहाँ आपके जोधपुर, ये आपके ग्लोबल कैपेबिलिटी इसके सेंटर के हब बनेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है। तो GCC की स्थापना और विस्तार के माध्यम से राजस्थान को एक वैश्विक नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करना, कि जो अपना राजस्थान है वो विश्व में वैश्विक नवाचार और एक निवेश का ये केंद्र बने। तो अच्छे से ध्यान रखना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके क्या प्रावधान है, तो इस नीति को अच्छे से देखना। जो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। देखो, प्रावधान में सबसे पहले इस नीति के तहत GCC की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना, याद रखना RIPS। और आप कमेंट करके बताना कि RIPS की स्थापना कब की गई थी, इसकी पूरी डेट किसको पता है। तो इस नीति के तहत ध्यान रखना GCC की स्थापना के लिए राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। इस परियोजना का लागत, अपन बात करें भूमि और भवन लागत को छोड़कर, जो इस परियोजना में कुल लागत का 30% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखना, 30% या 10 करोड़ रुपए इसकी लागत। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं किराए पर संचालित इकाइयों को पहले 3 वर्षों तक किराए का कितना परसेंट, 50%, अगले 2 वर्षों के लिए 25%, अधिकतम कितना, 5 करोड़ प्रति GCC प्रति वर्ष तक रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। तो ये आपके फैक्ट है। तो जो आपको याद रखना है, कुल लागत का 30% या 10 करोड़ आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी आपको डेमो PDF, जो इसकी जो PDF मिलेगी वो भी आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। कहाँ पे मिलेगी ये आपको, टेलीग्राम पे सर्च करना, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। ठीक है, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगी।
ठीक है, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो टेलीग्राम पे ये आपको मिल जाएगी। और किराए पर संचालित इकाइयों को पहले 3 वर्षों तक, तो पहले जो 3 वर्ष है उनको तो 50% और अगले 2 वर्ष उनको 25%, यह अपन मान सकते हैं अधिकतम 5 करोड़ जो आपके रेंटल असिस्टेंस के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा अपन नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि जीसीसी का क्या है, 2030 तक जीसीसी इंडस्ट्री में $110 बिलियन का योगदान अनुमानित करेगी। ये इनका अनुमान है कि 2030 तक कितने $1 बिलियन इसमें हो जाएंगे, इनका योगदान $110 बिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देखो ये केंद्र प्रौद्योगिकी, वित्त, मानव संसाधन, अनुसंधान, डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही स्थानीय प्रतिभा को प्रशिक्षित करने का कार्य भी कर रहे हैं। तो अच्छे से ध्यान रखना, ये इसके उद्देश्य में आ जाएगा। फिर आगे जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो हर एक यहाँ पे लाइन आपको क्वेश्चन देके एग्ज़ाम में जाएगी। बहुत समय से टाइम नहीं मिलता क्लास लेने के लिए, पर आज सोचा कि क्लास लेते हैं। पर आपके जो ये देखोगे तो यहाँ से नवंबर का अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में करंट अफेयर से पूछ लिया तो इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ध्यान रखें, उनके लिए ज्ञान सरोवर की 1.0 बुक आ रखी है और 2.0 आपके दिसंबर में फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो वो आपको टेलीग्राम पे, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ज्वाइन करके जितनी भी बुक आती है वो आप देख सकते हो। अब देखो बात करते हैं अपन अंता 12 विधानसभा जो उपचुनाव हुए उनके बारे में। देखो पहले तो अंता कहाँ है आपके 12 में, जो विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं हाल ही में अंता 12 विधानसभा आपके उपचुनाव आयोजित करवाए गए थे। इनका क्या परिणाम रहा है वो आप देखना। देखो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अंता 12 विधानसभा उपचुनाव में जो विजेता हुए हैं वो आप नाम याद रखना, प्रबोध चंद्र भैया, ठीक है, कांग्रेस से हैं, इनके ये इनके मत है ध्यान रखना। और भाजपा जो प्रत्याशी थे मोरपाल सुमन, और निर्दलीय जो प्रत्याशी थे नरेश मीणा, ठीक है। तो ये इनको ध्यान रखना। जो विजेता है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विजेता कौन है, प्रमोद जैन भैया, इसमें आपको ध्यान रखना। देखो तो ये आपके अंता 12 विधानसभा उपचुनाव में विजेता ध्यान रखना, ये कांग्रेस के हैं प्रमोद जैन भैया। भाजपा से कौन थे, मोरपाल सुमन, और निर्दलीय नरेश मीणा थे, ठीक है। इनमें आप डिफरेंस देखोगे ना तो ज़्यादा नहीं है, देखो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं वर्तमान विधानसभा में। आपको पता है राजस्थान में कितनी सीटें विधानसभा में, 200। इनकी स्थिति आप देखोगे तो यहाँ से करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो बीजेपी है, ठीक है, उनकी टोटल कितनी सीटें हैं, 118, और कांग्रेस की आपके 67 सीट है, ठीक है। बीएपी की 4, बीएसपी की 2, आरएलपी की आपके 1, और निर्दलीय कितने हैं, 8 है। तो ये आप विशेषकर ध्यान देना, 118 भाजपा वाली आप याद रखना। पिछले माह में 8 उपचुनाव हुए जिसमें भाजपा कितने जीती, 5 चुनाव। कौन कौन से, खींवसर, रामगढ़, सलूंबर, झुंझुनू, देवली, उनियारा। कांग्रेस कितने जीते, 2, दौसा और अंता। अंता में भी कौन बने, ये प्रमोद जैन, ठीक है। अब देखो, और एक बीएपी 84 है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। फिर ये आपके एग्ज़ाम में अगर पूछ सकते हैं कि जो निवेश करते हैं वो रिप्स के तहत, जो आपके रिप्स 2024 उनके तहत ये ध्यान रखना, एक लॉन्च हुआ है निवेश सुविधा, इसको बोलते हैं लाभ कैल्क। निवेश सुविधा और पारदर्शिता के क्षेत्र में नया कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने लाभ कैल्क
लॉन्च करा है। तो पूछ सकता है लाभ कैल क्या है। एक प्रकार से आपके किससे संबंधित है, निवेश सुविधा और पारदर्शिता के क्षेत्र में। ये एक इनिशिएटिव क्या है, कैलकुलेटर है जो निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के तहत जो नया उद्योग स्थापित करने और जो मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए इनिशिएटिव का अनुमान लगाने में मदद करता है। तो एक प्रकार का कैलकुलेटर है जो भी निवेश करते हैं। इनका क्या उद्देश्य है, राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड या आरपीसी इसमें से क्या क्वेश्चन बना ले। ठीक है, फिर है आपके अभावग्रस्त घोषित गांव। अब यहाँ से आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है जिनमें डेट वगैरह दिए हुए हों। ठीक है, अभावग्रस्त जो जिले घोषित करें, भजनलाल जो सरकार है उन्होंने 6 जिलों के जो आपके 2961 गाँव को अभावग्रस्त घोषित करें। इनको यहीं पे याद कर लेना, 2961। ठीक है, कितने ज़िले, 6 जिलों के 2961 गाँव को अभावग्रस्त घोषित करें। ठीक है, इस मंजूरी से इन गाँवों के किसानों को फसल नुकसान होने का कृषि अनुदान मिल सकेगा। जो ये 6 जिले के 2961 गाँव है जो बारिश के कारण इनकी जो फसल का नुकसान हुआ है वो इनको कृषि अनुदान मिल जाएगा। आधिकारिक बयान के रूप में इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को नुकसान के संबंध में स्वीकृति दी गई है, ये ध्यान रखना। आजकल क्या सैन्य अभियान से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अभी क्या हुआ था, ब्रिटेन और भारत के बीच में क्या आपके सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका 8वां संस्करण था। इसका जो नाम क्या था ये आप ध्यान रखना, अजय वॉरियर 25। क्या नाम है इसका, अजय वॉरियर 25। किस किस के मध्य, भारत और ब्रिटेन के मध्य। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीकानेर में। और बीकानेर में भी कहाँ, आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। कब आयोजित हुआ था, 30 नवंबर आपके 2025 को। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं, तो इसका आपके अभी जो क्लास चल रही है इसका पार्ट 1 चल रहा है। तो ध्यान रखना, कमेंट करके आप ज़रूर बताना, तभी अपन इसका पार्ट 2 लाएंगे। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, इतना मेरे पास समय नहीं है, पर चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास आए। तो जितने भी क्लास देखें ईमानदारी से आप कमेंट करना, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इसमें। और ऐसा कंटेंट आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंटेंट बहुत होता है पर उसमें एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। ज्ञान सरोवर की ये खास बात है कि आपको यहाँ पे टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, कि वहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसका पार्ट 1 है, तो सभी कमेंट ज़रूर करना। और इससे आपके नवंबर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, ये 3rd ग्रेड के लिए बेस्ट बुक है, तो आपके पास सभी के पास होगी। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो मैं बात कर रहा था करंट वाली बुक, ये जितनी भी बुक हैं सिलेक्शन बुक है, ये 1.0 है। ठीक है, इसके बाद 2.0 आएगी। तो आप ऑनलाइन कोई लेना चाहे तो वो आप कमेंट कर देना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी ऑफलाइन पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप पर ये आपको मिल जाएगी, कहीं से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये SST के लिए बुक है। अब देखो, ये आपने देख ली होगी, ये अपने क्लिक आपने कर लिया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व है, यहाँ पे कौन कर रहे हैं, सिख रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। और 2011 से 2 साल में यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे, बीकानेर में। अब देखो, अब अपन बात कर रहे हैं आगे इसमें नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य लिख लो आप, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा कि सेब उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो सीधा ध्यान रखना 5वां स्थान है। अब देश में राजस्थान कुल कितना उत्पादन करता है, 9% करता है। सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन अग्रणी जिले कौन से हैं, तो आप मैप से ध्यान रखना डायरेक्ट। सबसे पहले आपके अलवर, ठीक है, फिर यहाँ पे भरतपुर, फिर आपके यहाँ पे
हनुमानगढ़। तो ये आप ध्यान रखना, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़। प्रथम भारत में स्थान किसका है? आपके यूपी का। उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कौन सा है? 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां है, ध्यान रखना। फिर है भरतपुर और टोंक में मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मधुमक्खी आपके उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? भरतपुर और टोंक में स्थापित करने की घोषणा की गई है और इसमें 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, मधुमक्खी आपके उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में भी 10 करोड़, ये और इसमें टोंक में भी 10 करोड़। अब देखो आगे, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं पीएम कुसुम योजना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएम कुसुम योजना। ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2025 को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम में एक ही दिन 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कब? 31 अक्टूबर को। पीएम कुसुम योजना के तहत किसमें? कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम में एक दिन में कितने ऊर्जा संयंत्र? 5। ठीक है, अब देखो, इन लघु ऊर्जा संयंत्रों की कुल जो क्षमता है वो आपके 9.28 मेगावाट है। ये कौन से जो 5 सौर ऊर्जा है ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपके है सुनेल झालावाड़, पीपलू टोंक, ब्रह्माबाद भरतपुर, राडावास जयपुर, देवली आपके टोंक। सबको मिलाओगे तो 9.28 बनेगा इसमें। ठीक है, पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ये योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। ठीक है, और हर योजना का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। इसका जो लक्ष्य है वो 34,422 करोड़ की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता से मार्च 2026 तक। कब? 2026 तक। ठीक है, 34,800 मेगावाट क्या करेंगे? ये सौर ऊर्जा क्षमता इनको जोड़ना है। कब? 2026 तक। कितनी? आपके 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता इनको जोड़ना है, ये तो ध्यान रखना आप। फिर आपके है ई भुगतान योजना। ठीक है, अब देखो, ई भुगतान योजना के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को कर्षक उपहार योजना में शामिल किया गया है। जो आपकी ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस में शामिल कर दिया है? कर्षक उपहार योजना में। ठीक है, इसमें कृषि उपज मंडी समितियों में ई भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। ये निर्णय से जो व्यापारी ई नाम के माध्यम से भुगतान करते हैं उन्हें भी लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इससे पहले केवल कृषकों को ही ई नाम भुगतान प्राप्त करने के लिए लॉटरी के माध्यम से नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें जो मोटा मोटी याद रखने वाली बात है कि ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किस में शामिल कर दिया गया है? कृषक उपहार योजना में। इससे होगा क्या? जो कृषि उपज मंडी की समितियाँ हैं उनको ई भुगतान को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, एक लॉटरी में इनको क्या नगद पुरस्कार भी मिल जाएंगे। अब देखो आगे, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना अच्छा है और काफ़ी ये चर्चा में भी रहा था, जो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना है। और ये जितनी भी जानकारी है आपको सूजत से दी जा रही है। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, तो वहाँ पे मिल जाएगी। और ज्ञान सरोवर की जितनी भी बुक आती है वहाँ पे इनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। देखो, इसका नाम याद रखना। ठीक है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। सिंधु तीर्थ यात्रा। ठीक है, अब देखो, देवस्थान विभाग सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके कौन सा विभाग करवा रहा है ये। ठीक है, तो देवस्थान विभाग सिंधु जो ये घुमाने वाली जितनी भी चीज़ें होती है ये देवस्थान विभाग में आता है। सिंधु दर्शन
तीर्थ यात्रा योजना के तहत 31 अक्टूबर तक लद्दाख में स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपये प्रति यात्री तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो कितना पेमेंट दिया जाएगा इनको, ध्यान रखना, 31 अक्टूबर तक लद्दाख में स्थित सिंधु दर्शन यात्रा में 15,000 प्रति यात्री आर्थिक सहायता दी जाएगी। भाई कौन कौन जा सकते हैं इसमें, क्या आप भी जा सकते हो क्या इसमें? अब देखो कौन कौन इसमें जा सकते हैं। न्यूनतम 21 वर्षीय राजस्थान का जो 21 वर्ष तो होना ही चाहिए और राजस्थान का वो मूल निवासी हो। स्वयं के स्तर पर सिंधु दर्शन यात्रा करने के बाद वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र और टिकट रसीद आदि का में प्रस्तुति करनी होगी वहाँ पे। इस यात्रा के लिए आर्थिक सहायता का लाभ प्रदेश के 200 तीर्थयात्रियों को ही 15,000 रुपये प्रति यात्री दिया जाएगा। कितने? 200 तीर्थयात्रियों को। योजना प्रारंभ वर्ष 1 अप्रैल 2016 से ये प्रारंभ हो गई थी। इसका उद्देश्य है भारत में लद्दाख में स्थित सिंधु नदी की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को सहायता देना। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना। देखो राजस्थान में हिंदू शरणार्थी परिवारों के बच्चों को हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना की उनको क्या दी जाएगी, एक प्रकार से स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 12 तक राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जो भी अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको ये दी जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान रखना, हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना एक प्रकार से स्कॉलरशिप है। कौन सी बच्चों को मिलेगा? 6 से 12 क्लास तक के बच्चों तक। अब देखो क्या क्या मिलेगा इसमें, तो ये ध्यान रखना, कक्षा 6 से 10वीं तक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति इसमें 4,000 रुपये आपके एक साल में दी जाएगी, वार्षिक है। और कक्षा 11 से 12वीं तक पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है वो आपके 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तो मोटा मोटी आप ध्यान रखना, जो कक्षा 6 से 10वीं तक तो को दिए जाएगी पूर्व मैट्रिक में 4,000 और जो 11th और 12th को दिए जाएंगे 5,000। ठीक है, अब देखो योजना में आवेदन शुरू करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि में हिंदू शरणार्थी का टाइम आपके इसमें क्या है, इंस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो 4,000, 5,000, 6 से 10 और 11 से 12 वाली है। ठीक है, इसके बाद ये अपने हो गई हिंदू शरणार्थी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024। इसका उद्देश्य था विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो समुदाय को पक्का घर देना और उनको जो आधारभूत जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना। 2024 की योजना ये। जो पात्र है इसमें वो सबसे पहले राजस्थान का राज्य का मूल निवासी हो, उसके पास जाति प्रमाण पत्र और भूमि का वैध पट्टा हो, न्यूनतम उसकी आयु 18 वर्ष हो, परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक न हो। ठीक है, संयुक्त परिवार की स्थिति में केवल एक ही व्यक्ति को इसमें लाभ मिलेगा, पूरे परिवार में से एक को ही। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो घुमंतु है लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। आपके 1,20,000 रुपये कैसे कैसे दिए जाएंगे, दूसरी और तीसरी किस्त तो आपको 50-50 हज़ार मतलब 1 लाख रुपये आपको दे देंगे। प्रथम किस्त में आपको इसमें कितने देंगे, 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही 12,000 रुपये शौचालय निर्माण के लिए दिए जाएंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। और ध्यान रखना 23,940 रुपये तक की जो आपके मनरेगा मजदूरी जो 90 दिवस तक की मजदूरी भी प्रदान की जाएगी, ये भी ध्यान रखना 12,000 वाला। सभी राशियाँ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन स्थानांतरित आपके कर दी जाएगी, ध्यान रखना। फिर उसके बारे में आगे अपन बात करते हैं कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा व निगरानी के लिए
MOU हुआ है, ठीक है। एक तो BSF सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर के साथ, क्वेश्चन यही पूछेगा किसके साथ हुआ है, तो IIT जोधपुर के साथ समझौता हुआ है। क्यों करा है, क्या ज़रूरत पड़ गई भाई इनको, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक स्वदेशी तकनीक का इसमें क्या विकास और इनका क्रियान्वयन के लिए MOU हुआ है। तो पूछा जाएगा तो BSF और IIT जोधपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। फिर आपके RUHS का UK के साथ समझौता हुआ है। देखो आगे इसमें कि RUHS का UK के साथ समझौता, ठीक है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग और आपके यूनाइटेड किंगडम की जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच ये आपके समझौता हुआ है। एक तो इधर आपके जो राजस्थान सरकार का चिकित्सा विभाग हो गया और एक यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच में ये समझौता हुआ है। क्यों हुआ ये, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, एक सेकंड, एक तो आपके स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, आपके शैक्षणिक आदान प्रदान और अनुसंधान के ये सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ये आपके समझौता हुआ है। एक सेकंड, आगे देखते हैं इसमें राजस्थान की तरफ से चिकित्सा विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर ने ये समझौता किया है। तो ये आपको लाइन याद रखनी है जो किसने करा है, ठीक है। राजस्थान की तरफ से चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या आता है आपके RUHS, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, जयपुर ने ये समझौता किया है यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ, ठीक है, याद रह जाएगा ये। फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, राजस्थान में 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की परियोजना, देखो RPC और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ही आपके RSS भी दोनों ही यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, देखना। तो राजस्थान की 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना में बात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE सरकार ने मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान में 60,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे निवेश का एक समझौता किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 60,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा जो परियोजना है अक्षय ऊर्जा, उसके लिए कौन निवेश कर रहा है, तो UAE संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने कौन सी एनर्जी है, मिनर्वा, ये नाम मत भूलना, एक सेकेंड, ये नाम आप याद रखना, मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, 60,000 मेगावाट, 3 लाख करोड़ रुपए निवेश, सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज और बायोमास प्रोजेक्ट भी शामिल है इसमें, ठीक है। देश के सबसे ज़्यादा रेडिएशन जो सौर ऊर्जा जिसमें राजस्थान में है, सबसे टॉप पे चल रहा है राजस्थान, है ना। यहाँ प्रति वर्ग मीटर एरिया से हर साल कितने यूनिट, 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता आपके होती है, ध्यान रखना। फिर आपके जनगणना का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जनसंख्या का पायलट प्रोजेक्ट, देखो जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट में अपन बात करते हैं मकानों की जियो टैगिंग, देखो मकानों की जियो टैगिंग और परिवार की जानकारी जुटाए जाने के लिए जनगणना का पायलट प्रोजेक्ट, इसकी डेट याद रखना 10 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मकानों की जियो टैगिंग और परिवार की जो जानकारी जुटाने के लिए जनगणना पायलट प्रोजेक्ट 10 से 30 नवंबर के मध्य आयोजित आपके किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत आपके कौन कौन से ज़िले, जयपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, मैप से याद रखना आपके जयपुर, बाड़मेर
और आपके डूंगरपुर। अधिक गाँव को डूंगरपुर के आपके 78 से भी अधिक गाँव को इसमें शामिल किया गया है जनगणना के पायलट प्रोजेक्ट 10 से 30 नवंबर। परगना घर घर जाएंगे और परिवारों की जानकारी मुखिया से पूछकर आपके ऐप में मौजूद फॉर्मेट में ये भरेंगे। ठीक है। फिर ये आप ध्यान रखना कि सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर बैटरी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट है वो आपके पुंगल क्षेत्र में लगाया जा रहा है। और आपको पता है कि पुंगल क्षेत्र कहाँ है, बीकानेर। और ये आपके 3rd ग्रेड में क्वेश्चन बनना चाहिए पूरा का पूरा। सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये आपके क्वेश्चन 100% क्योंकि सूजस में दिया हुआ है और ये सूजस वाली चीज़ें एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। और आने वाले एग्ज़ाम में 1st ग्रेड 2nd ग्रेड जो भी करंट अफेयर राजस्थान करंट अफेयर है आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। देखो इस प्रोजेक्ट में सोलर उत्पादन क्षमता 2450 मेगावाट और स्टोरेज क्षमता कौन सी, बैटरी स्टोरेज क्षमता 5000 मेगावाट होगी। तो ध्यान रखना आपके बहुत अच्छे से 2450 मेगावाट आपके तो सोलर उत्पादन क्षमता हो गई और स्टोरेज बैटरी क्षमता 5000 मेगावाट हो गई। ठीक है। ऑलमोस्ट कितना आप देखोगे तो डबल साइज सिस्टम है यहाँ पे ना, बैटरी वाला डबल है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा लगाई जा रही है। जो ये परियोजना है किसके द्वारा लगाई जा रही है, ये कंपनी का नाम भी पूछते हैं, RSDCL। ठीक है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अब देखो आगे, ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल, पुलिस आयुक्तालय आपके जोधपुर ने परिचालन दक्षता बढ़ाने हेतु ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल को लॉन्च करा है। ये एक अत्याधुनिक प्रणाली है जिसके द्वारा अधिकारियों की शेड्यूलिंग को स्वचालित और अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका विकास जो ड्यूटी आपके मैनेजमेंट पोर्टल है वो इसका विकास कौन कर रहा है, आपके IIT जोधपुर। ठीक है। और पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में परिचालन क्षमता को बढ़ाने और ड्यूटी मैनेजमेंट एक प्रकार का ये पोर्टल है, तो आपको पता होना चाहिए। अगला है आपके वेलिस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन। प्रदेश में पहली बार गीतांजलि हॉस्पिटल कहाँ है, ये उदयपुर में अत्याधुनिक। ये अधीनस्थ बोर्ड से क्वेश्चन बहुत पूछती है भाई, काफ़ी बार ये आया हुआ है। प्रदेश में पहली बार गीतांजलि हॉस्पिटल कहाँ है, उदयपुर में अत्याधुनिक वेलिस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन के जरिए रोबोटिक नी जो आपके घुटना होता है रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू की गई है। तो काफ़ी चर्चा में भी रहा है और ऐसे जो चर्चा में रहते हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट तकनीक बिना किसी प्री ऑपरेटिव CT, ठीक है, या MRI स्कैन के सर्जरी को और अधिक सटीक और सुरक्षित बनाने के लिए शुरू किया गया है। फिर आपके आता है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है कॉर्पस फंड। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च के लिए 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाने की आपके स्वीकृति प्रदान की है। तो पूछ सकते हैं किसके लिए, तो आपके राज्य की डेयरियों के लिए। ये स्वीकृति राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए आपके जारी की गई है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में पूछ लेते हैं। वर्तमान में RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी की दुग्ध प्रसरण क्षमता कितनी है, ध्यान रखना 5 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिससे बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य है। कितने, 52 से, ध्यान रखना कितना है, सॉरी आपके 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किए जाने का लक्ष्य है। और ये आपके अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाई माधोपुर में
नवीन और अत्याधुनिक तकनीक के डेयरी प्लांट्स की स्थापना भी की जा रही है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो आपके प्रबंधन संचालक कौन है, ये आप ध्यान रखना, श्रुति भारद्वाज। तो 52 लाख लीटर प्रतिदिन से कितना किया जा रहा है, 72 लाख प्रति लीटर प्रतिदिन। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी। राज्य के खान और भू विज्ञान विभाग ने बिलाड़ा जोधपुर में लाइमस्टोन के 8 प्री एम्बेडेड मेजर जो आपके मिनरल ब्लॉक की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू करी है। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन 8 प्री एम्बेडेड मेजर जो मिनरल ब्लॉक है, इनमें राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है इन नीलामी करने वाला राज्य। ठीक है, और कहाँ पे, ये आपके राजस्थान के खान और भू विज्ञान विभाग ने बिलाड़ा जोधपुर में। और ऐसे क्वेश्चन देखो पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। बहुत ही ऐसा कंटेंट आपको शायद ही कहीं मिलेगा। और ये जो कंटेंट है आपको थर्ड ग्रेड 2.0 में मिलेगा, जो अभी लेटेस्ट मार्केट में आने वाली है 10 दिन बाद। अब देखो, और कमेंट करके अगर अपन इसका पार्ट 2 करेंगे तो ध्यान रखना वो उसमें अपन कंप्लीट ही कर देंगे ना। अब देखो, बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों के लिए ध्यान रखना 1012.92 करोड़ रुपए। भजनलाल, देखो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों को तत्कालिक मरम्मत के लिए ध्यान रखना 1012 करोड़ 92 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। अभी आपने बीच में देखा होगा कि सरकारी स्कूलें वगैरह जो थी वो आपके नहीं बनाने के लिए जो घटना घट रही थी उनके लिए ये इन्होंने बजट दिया है। ये राशि राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 50,288 परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए वापस उनको मरम्मत की जाएगी, ध्यान रखना। देखो, इस राशि के तहत सर्वाधिक जो राशि है वो जयपुर को मिलेगी और न्यूनतम राशि झुंझुनू को मिलेगी। अगर विभाग के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक राशि शिक्षा विभाग को ही दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपने विद्यालय वगैरह जो भवन हैं इनका ही निर्माण किया जाएगा। देखो, सैनिक वेलफेयर पोर्टल, ध्यान रखना सैनिक वेलफेयर पोर्टल क्या है, राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बागड़े ने। राजभवन में राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक सैनिक वेलफेयर पोर्टल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे, तो आपके जयपुर में सैनिक वेलफेयर पोर्टल। उद्देश्य क्या है, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आपके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में ये ऑटोमेशन हेतु राजस्थान ने क्या करा है, सैनिक वेलफेयर पोर्टल, ठीक है, इसका शुभारंभ किया है। किसने करा, ये भी पूछ सकते हैं, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने। कहाँ, राजभवन में। कौन सा, 18वीं बैठक में सैनिक वेलफेयर पोर्टल, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के वो पूछा जा सकता है। एक शहर एक निगम मॉडल, देखो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर एक मेरे पास जो नई योजना भी थी कि सूजस अपन कंप्लीट कर रहे हैं नवंबर का, ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आपके मैसेज आएंगे, उसके ऊपर ही पार्ट 2 आएगा। मैं चाहता हूँ इसको कंप्लीट करें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो, और इसके अलावा मैंने सोचा है कि जो हर मंथ की सूजस की आपको यहाँ पे कहीं पे भी प्रश्नोत्तरी नहीं मिलेगी जहाँ एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन एक प्रकार से सूजस की प्रश्नोत्तरी करेंगे जो हर 15 दिन से अपन करेंगे। तो वो भी आप कमेंट करके बताना। और आज वाली आपको जो क्लास कैसी लगी, ईमानदारी से आप फीडबैक देना। एक भी क्वेश्चन इस क्लास से आपका जो मैंने कराया है उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास अपन
जल्द ही लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी का।